आज पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रही है। विश्व युद्ध भी हो सकता है, लेकिन रूस और यूक्रेन के लोग एक साझा इतिहास, साझा अतीत रखते हैं। यह बात शायद लोग ना जानते हो, तो हम आपको बता रहे हैं आज इनके साझा इतिहास और साझा अतीत की बात। यूरोप का उत्तरी क्षेत्र में स्कैंडिनेवियाई द्वीप समूह कहलाता है, जहां डेनमार्क, स्वीडन और ग्रीनलैंड आते हैं। यहाँ के लोग स्लाव लोग कहलाते हैं और इतिहास में इनका वाइकिंग के नाम से भी संबोधन है। ये वाइकिंग लोग 6वीं-7वीं शताब्दी में अपना स्थान छोड़ के पूरे यूरोप के अंदर हमें नजर आते हैं। बहुत बहादुर थे, नौका चलाने में बहुत निपुण थे और पूरे यूरोप में जब ये फैले तो इनकी जो पूर्वी शाखा थी वो पूर्वी स्लाव कहलाते हैं, जिसमें रूस, यूक्रेन और बेलारूसी लोग आते हैं। इनका पहला शासन स्थापित हुआ जो इनके नेता ओलेग ने 9वीं शताब्दी में स्थापित किया और इसकी राजधानी बनाई कीव। यही कीव, जिसको लेके आज युद्ध चल रहा है, यही पहली राजधानी बनी इन पूर्वी स्लाव लोगों की। और इन लोगों ने आगे चल के अपना लिया ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म। 400 साल तक इनका शासन निर्बाध रूप से चलता रहा और विस्तारित होता रहा। मास्को भी इसमें एक जागीर के रूप में विकसित हुआ, लेकिन आगे चल के शीघ्र ही जो है मंगोल का उत्कर्ष शुरू हुआ। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल भी यूरोप पे टूट पड़े और उन्होंने कीव के शासन पे भी कब्जा कर लिया और यहाँ मंगोलों का शासन स्थापित किया। लगभग 200 साल के शासन के बाद मंगोल शासन कमजोर पड़ना शुरू हुआ और इसी समय रूस के अंदर एक बहादुर नौजवान इवान द ग्रेट ने अपनी सेना बनाकर रूस को मुक्त किया और मास्को को अपनी राजधानी। इवान द ग्रेट के वंशजों ने अपना विस्तार साइबेरिया तक कर लिया, लेकिन जो उसका पश्चिमी भाग था यूक्रेन वाला, उस पर शासन मंगोलों के बाद पोलैंड का। तो यूक्रेन का एक हिस्सा रूस के साथ रहा, एक पोलैंड के साथ रहा। इस बारे में एक बार उनमें युद्ध भी हुआ 17वीं शताब्दी में और 1686 में एक समझौता करना पड़ा रूस को पोलैंड के साथ। और इस समझौते के तहत जो डेनिपर नदी है यूक्रेन की, उसका पूर्वी हिस्सा रूस के साथ रहा और पश्चिमी हिस्सा पोलैंड के साथ चला गया। पोलैंड ने इस समय लिथुआनी कॉमनवेल्थ के साथ मिलके एक अपना संघ बना रखा था और ये पश्चिमी कैथोलिक धर्म को अपना रहे थे। तो यूक्रेन के भी बहुत से लोगों ने पश्चिमी कैथोलिक ईसाई धर्म को अपना लिया। 1793 में रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पे भी कब्जा कर लिया और ये रूस का एक भाग बन गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू हुई प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध के वक्त यूक्रेन जो है वो 2/3 सोवियत संघ में शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब 1917 में क्रांति हो गई रूस की, और बाकी रह गया फिर पोलैंड के पास 1/3 हिस्सा। इस तरह यूक्रेन फिर बढ़ गया। सोवियत संघ में यूक्रेन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया और सोवियत संघ के अंदर यूक्रेन की उन्नति शुरू हुई, जिसका जिक्र पुतिन बार बार कर रहे हैं कि इस आधुनिक यूक्रेन का निर्माण लेनिन ने किया। तो लेनिन स्टालिन के युग में यूक्रेन सोवियत संघ के साथ
एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त जब जर्मनी की हार हुई और सोवियत संघ विजित हुआ तो बाकी यूक्रेन भी सोवियत संघ के पास आ गया और यूक्रेन पहली बार 1939 में पूरी तरह से एक सोवियत के अंतर्गत यूक्रेन राष्ट्र बन गया, जिसमें सारी यूक्रेनी लोग। प्रगति की रफ्तार पे लोग बढ़ते रहे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हो गया कोल्ड वार। और कोल्ड वार में, इस शीत युद्ध में जो अमेरिका और रूस के अंदर बिना युद्ध का भी एक युद्ध था शीत वार के रूप में, उसमें 1991 में आते आते सोवियत संघ समाप्त होने की ओर चला गया। और सोवियत संघ जब समाप्त हुआ 1991 में गॉर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ समाप्त किया गया और 15 अलग अलग गणराज्य बन गए। इन 15 गणराज्यों में एक गणराज्य यूक्रेन भी बना। यूक्रेन एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में सामने आया, लेकिन यहाँ अभी दो धर्म को मानने वाले लोग हो गए, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक। यहाँ जो हिस्सा रूस के साथ ज़्यादा अधिक रहा उसका जुड़ाव सांस्कृतिक तौर पे रूस के साथ बना, और जो पोलैंड के अधीन रहा उसका सांस्कृतिक जुड़ाव पश्चिमी यूरोप के साथ ज़्यादा रहा। इस बात को लेके स्वतंत्र यूक्रेन के अंदर आपस में संघर्ष चलता है। एक स्वतंत्र सरकार, स्वतंत्र संविधान तो यूक्रेन का बन गया, लेकिन उसमें कभी सत्ता ऐसे लोगों की आ जाती जो रूस समर्थक थे, कभी सत्ता ऐसे लोगों की आ जाती जो पश्चिम के समर्थक थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 2004 में यहाँ ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहलाता है, और इसके तहत एक जोरदार आंदोलन हुआ जिसमें यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात कही गई। यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया गया, लेकिन यूक्रेन नाटो में उस समय तो शामिल नहीं हो पाया, लेकिन ये आंदोलन चला और आगे आने वाली सरकार इसके समर्थक बन गई। लेकिन संसद में कभी निर्णय नहीं हो पाया कि क्या होगा। फिर एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के दौरान जो रूस समर्थक सरकार थी उसके द्वारा गोलीबारी में कुछ यूक्रेनी मारे गए और उस राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे ये दबाव बढ़ता गया और आज की परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें यूक्रेन ने फैसला कर लिया कि वो नाटो के अंदर शामिल हो। अब रूस उसे लगातार समझा रहा था कि नाटो के अंदर शामिल मत। ये बात लंबे समय से चल रही थी। अब नाटो क्या है? नाटो अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय राष्ट्रों का एक ऐसा सैनिक संघ है जो पुराने सोवियत संघ के खिलाफ विकसित हुआ था। सोवियत संघ के साथ जो देश थे उन्होंने एक वार्सा पैक्ट करा था, तो वार्सा और नाटो के दो महाशक्तियों के रूप में ये दो सैन्य तंत्र विकसित हुए थे। लेकिन वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया क्योंकि सोवियत संघ ही खत्म हो गया। अब नाटो की क्या जरूरत है? फिर भी नाटो एक सैन्य शक्ति के रूप में खड़ा है, और हम पिछले दिनों की घटनाएं जानते हैं कि 1991 के बाद जब से सोवियत संघ नष्ट हुआ तो लगातार अमेरिका के नेतृत्व में एक क्षत्रिय विश्व चल रहा है, और इसमें बहुत से देशों में अमेरिकन फौजें गई, इराक को ध्वस्त कर दिया गया, अफगानिस्तान में फौज बैठ गई अमेरिका की जाके, और तमाम देशों में तरह तरह की घटनाएं। इसी क्रम में रूस जो पहले बर्बाद हो चुका था उसने अपनी शक्ति अर्जित करी, और रूसी राष्ट्र के लोगों ने एकत्रित होकर सीरिया के सवाल पे अमेरिका का विरोध किया और सीरिया में तख्ता पलट होने से बचा दिया। और उसके बाद दुनिया को मालूम पड़ा कि रूस अब पुराना शक्तिशाली देश फिर बन चुका है, और पूरे पश्चिम एशिया में मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अमेरिका को शिकस्त देने के लिए रूस की रणनीति काम करने लगी, और रूस ने एक ताकत खड़ी कर दी। उसके जवाब में जो इस्लामिक वर्ल्ड में अमेरिका नहीं कर पा रहा था, उसके जवाब में उसने यूक्रेन में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। यूक्रेन में शक्ति लगाने का परिणाम ये हुआ कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की ओर बढ़ गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि रूस हर कीमत पर उसे रोकना चाहता था। इसी के फलस्वरूप आज हम विश्व युद्ध की आशंका के बीच बैठे हैं, लेकिन एक साझा इतिहास रखने वाले ये पूर्वी स्लाव लोग जो स्कैंडिनेवियन द्वीप समूह से यहाँ पे आए, उन्हें सोचना चाहिए
कि वो एक साझा इतिहास और साझा अतीत रखते हैं, तो नाटो में शामिल होकर कुछ नहीं मिलना, सबको एक साथ एकत्रित होकर अपने राष्ट्र का विकास करना चाहिए।